हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन ज्योग्राफी जुनून। ज्योग्राफी जुनून में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम अपर्दन चक्र पढ़ रहे थे और इसमें हमने डेविस का अपर्दन चक्र, जिसे अपर्दन का भौगोलिक चक्र कहा गया, वो पढ़ लिया है। साथ में हमने इसमें पेंक का जो अपर्दन चक्र का मॉडल था वो पढ़ लिया गया है, जिसे क्या कहा था हमने, मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस या मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम ऑफ लैंडफॉर्म्स कहा था, वो पढ़ लिया है। साथ में हमने डेविस और पेंक के विचारों में क्या अंतर था ये देख लिया है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है सामान्य अपर्दन चक्र, नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इसको सामान्य अपर्दन चक्र क्यों कहा गया। सामान्य वर्ड को पकड़िए। सामान्य अपर्दन चक्र इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो अपर्दन चक्र है ये नदी या बहते हुए जल पर आधारित है। ठीक है, और जो नदी या बहता हुआ जल पे आधारित जो अपर्दन चक्र है वो हमें देखें, हम पूरे धरातल पर देखें तो यही अपर्दन चक्र हमें सबसे ज्यादा प्रभावी दिखाई देता है। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर हम अपर्दन चक्र को देखें तो आज हमें नदीकृत अपर्दन चक्र ही सबसे ज्यादा दिखाई देता है। इस वजह से, क्योंकि जितने भी अपर्दन चक्र में है ये सबसे ज्यादा प्रभावी है, सबसे ज्यादा विस्तृत है, इसलिए इसको सामान्य अपर्दन चक्र कहा जाता है। नॉर्मली आप इसको ये समझ सकते हैं कि सामान्यतः जो अपर्दन चक्र दिखाई देता है वही हमारा सामान्य अपर्दन चक्र है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, नदीकृत है, नदी पर आधारित है, बहते हुए जल पर आधारित है। ठीक है, अब ये अपर्दन चक्र स्टार्ट कब होता है? देखिए, ये अपर्दन चक्र जो होता है वो जैसे ही उत्थान हो जाएगा, थोड़ा उत्थान होते ही उसके साथ साथ ये अपर्दन चक्र स्टार्ट हो जाता है। अब उत्थान होता भी रहेगा और अपर्दन चक्र भी चलता रहेगा। ठीक है, जैसा कि पेंक ने कहा था कि अपर्दन चक्र के प्रारंभ होने के लिए वो उत्थान की समाप्ति का इंतजार नहीं करता है। ठीक है, और इस अपर्दन चक्र को हम 3 स्टेजेस में लेके चलेंगे। कौन कौन सी अवस्थाएं होंगी? पहली अवस्था होगी हमारी युवा अवस्था, या इसको हम तरुणावस्था भी कह सकते हैं, यूथफुल स्टेज। ठीक है, दूसरी अवस्था हमारी जो होगी इसमें वो होगी प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था, और इसको बोलेंगे मैच्योर स्टेज। ठीक है, और तीसरी अवस्था होगी हमारी जीर्णावस्था, या इसे बोलेंगे वृद्धावस्था। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ओल्ड स्टेज। ठीक है, तो ये अपर्दन चक्र जो है वो 3 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। ठीक है, और अपर्दन चक्र क्या होता है? अपर्दन चक्र का मतलब होता है कि धरातल पर जो उठे हुए भाग हैं उनके अपर्दित होकर के समतल स्थापन हो जाने में लगने वाले समय की अवधि। और ये कब तक होगा? ये तब तक होगा जब तक उठे हुए भाग ग्रेडेड ना हो जाएं, आधार तल को प्राप्त ना कर जाएं। ठीक है, तो इस पूरी अवधि को अपर्दन चक्र कहा जाता है। तो अब एक एक हम इस अवस्था को पढ़ते हैं कि युवावस्था में, जब नदी युवावस्था में होगी, जब नदी बिल्कुल यूथफुल स्टेज में होगी, तब अपर्दन कैसे होगा? तो अपर्दन का पहली अवस्था है यूथफुल स्टेज। ठीक है, युवा अवस्था में हम सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, युवा अवस्था में क्या होगा? युवा अवस्था में जब अभी हाल ही में उत्थान हुआ है और ये उत्थान अभी भी जारी है, तो जब उत्थान हुआ है तो उत्थान होते ही अपर्दन चक्र प्रारंभ हो रहा है, तो यहाँ पर नदियाँ क्या होंगी? जो नदियाँ हैं वो छोटी छोटी होंगी, उनकी लंबाई कम होगी, छोटी छोटी नदियाँ होंगी, छोटी छोटी रिवर सरिताएं होंगी, और ये जो सरिताएं हैं इनकी लंबाई जो है वो कम होगी, और इस लंबाई के कम होने की वजह से ये अपनी लंबाई को बढ़ाने का प्रयास करेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या होगा, यहाँ पर छोटी छोटी नदियां होंगी। ठीक है, छोटी छोटी सरिताएं होंगी, और ये नदियां क्या होंगी? बहुत कम होंगी संख्या में। ये नदियां संख्या में भी कम होंगी, क्योंकि अभी अपर्दन चक्र स्टार्ट हुआ ही है, ढाल विकास हुआ है, तो छोटी नदियां होंगी। ये नदियां क्या करेंगी? अपनी लंबाई बढ़ाने के लिए क्या करेंगी?
ये नदियां अपनी लंबाई बढ़ाने के लिए शीर्षवर्ती अपरदन स्टार्ट कर देंगी, शीर्षवर्ती अपरदन करने लगेंगी, हेडवार्ड इरोजन करेंगी। जिस तरफ से ये उद्गम हो रहा है इनका, वहीं ये उद्गम की ओर इरोजन करना, अपरदन करना प्रारंभ करेंगी, जिससे इनकी लंबाई में वृद्धि होने लगेगी। क्लियर है। और शीर्षवर्ती अपरदन जो होता है, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से रिवर लेंथनिंग होगी। ठीक है, तो नदी की लंबाई में वृद्धि होगी। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर ढाल जो है वह बहुत ज्यादा है, ढाल बहुत ज्यादा है। इस ढाल की बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या है, नदी का वेग भी बहुत ज्यादा होगा। ढाल ज्यादा है क्योंकि अभी उत्थान हुआ है, वेग ज्यादा है, और वेग ज्यादा होने से उसमें गतिज ऊर्जा भी बहुत ज्यादा है। तो इसकी वजह से नदी क्या करेगी, इसकी वजह से ये नदियां जो हैं वो लंबवत अपरदन करना स्टार्ट कर देगी। लंबवत अपरदन यानी वर्टिकल इरोजन स्टार्ट करेंगी। नदियां लंबवत अपरदन स्टार्ट करेंगी, और लंबवत अपरदन की वजह से क्या होगा, इनकी घाटी जो है उसमें क्या होगी, गहरी होने लगेगी। घाटी गर्तन का काम होगा, वैली डीपनिंग का काम होगा। ठीक है, नदी क्या है, अभी वेग बहुत ज्यादा होने से अपनी घाटी की गहराई को बढ़ाने लगेंगी, नीचे की ओर जो घाटी है उसकी तली में अपरदन करना स्टार्ट कर देंगी। इसकी वजह से घाटी गर्तन होगा, और घाटी गर्तन की वजह से क्या उत्पन्न होगा, घाटी गर्तन की वजह से वी आकार की घाटी का निर्माण होगा। ठीक है, कैसी घाटियों का निर्माण होगा, वी आकार की घाटी का निर्माण करेगी युवावस्था में नदियां। और ये जो वी आकार की घाटी होती है, इनके ढाल कैसे होते हैं, ये जो पार्श्व ढाल हैं, ये पार्श्व ढाल कैसे होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं, उत्तल ढाल होते हैं। ठीक है, लंबवत अपरदन हो रहा है। अभी दोस्तों यहां पर पार्श्ववर्ती अपरदन जो है, लिटरल इरोजन यानी कि इनकी दीवारों की तरफ का जो इरोजन है वो अभी यहां पर नहीं होता है, क्योंकि नदी का वेग बहुत अधिक है ढाल की वजह से। ठीक है, चैनल ग्रेडियंट बहुत ज्यादा होता है यहाँ पर, तो इस वजह से घाटी गर्तन होगा और वी आकार की घाटी का निर्माण होगा। जब ये और ज्यादा लंबवत अपरदन चालू रहेगा, लंबवत अपरदन होता रहेगा, तो इसकी वजह से ये वी आकार की घाटी जो है वो और ज्यादा गहरी होने लगेंगी, और गहरी होते होते ये क्या बन जाएंगी, आइस रूप में आ जाएंगी। और यहां पर क्या निर्माण होगा, गॉर्ज और कैनियन का निर्माण होगा। ठीक है, और ज्यादा खड़े ढाल हो जाएंगे, और ज्यादा खड़े ढाल हो जाएंगे, और घाटी जो है वो और ज्यादा गहरी होती जाएगी, और इसकी वजह से गॉर्ज और कैनियन का निर्माण होगा। ठीक है, अब दूसरी बात देखिए यहां पे क्या होगा। अब यहां पे हम देखें तो जो जल विभाजक जो होते हैं, जो वाटर डिवाइड्स हैं, जिनको वाटर शेड भी बोला जाता है। ठीक है, तो जल विभाजक यहाँ पे क्या होंगे, बहुत बड़े बड़े चौड़े चौड़े जल विभाजक होंगे। जल विभाजक क्या होते हैं, जैसे एक ये नदी आ रही है, दूसरी नदी ये आ रही है। ठीक है, तो इन नदियों के बीच का जो ये क्षेत्र होगा, ये क्षेत्र, ये क्या होगा, वाटर डिवाइड या वाटर शेड होगा। ठीक है, जल विभाजक जो है वो बहुत चौड़े चौड़े होंगे, और ये दो नदियों के बीच में उठा हुआ भाग होता है। जल विभाजक क्या होता है, दो नदियों के बीच में उठा हुआ भाग, जो दोनों नदियों के बीच में क्या है, जल को विभाजित करने का काम करता है, बांटने का काम करता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं वाटर डिवाइड्स। इधर की जैसे सहायक नदियां इधर आएंगी, इसकी सहायक नदियां इधर आ रही है, और बीच में जल विभाजक जो है वो बांटने का काम कर रहा है, तो इसे कहते हैं वाटर शेड। तो यहाँ पे जो जल विभाजक हैं वो कैसे होंगे, जल विभाजक जो है वो चौड़े चौड़े होंगे, दूर दूर होंगे यहाँ पर। ठीक है, और अब यहाँ पर जल विभाजक क्या होंगे, जल विभाजक चौड़े होंगे, युवावस्था में जल विभाजक चौड़े होंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, देखिए इस जल विभाजक के जो यहां पर देखो क्या होगा कि जब नदी बहुत तेजी से वेग के साथ जब आ रही है, तो ऐसा होगा कि यहाँ पे कुछ स्थलाकृतियों का भी निर्माण होगा। कैसी स्थलाकृतियां बनेगी यहाँ पर, मान लीजिए जब नदी बह रही है तो उसकी ढाल में जो है कभी कुछ प्रतिरोधी चट्टानें यानी कठोर चट्टानें आ रही हैं, और कुछ कोमल चट्टानें आ रही हैं। मान लीजिए ये कठोर चट्टान है, ठीक है, और यहां ये कोमल चट्टान है।
फिर क्या आ रही है, कठोर चट्टान है। तो इस तरह से जब नदी के ढाल में कठोर और कोमल चट्टानें एकांतर क्रम में आती जाएंगी तो जो नदी का जल है वो कुछ ऐसे उछलता हुआ नीचे गिरेगा। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है उच्छलिकाएं। उच्छलिकाएं या इन्हें बोलते हैं रैपिड्स का निर्माण होगा। नदी के ढाल में जब एकांतर क्रम में कहीं पर कठोर कहीं पर कोमल चट्टानें आएंगी तो एक कोमल चट्टानें तो कटती जाएंगी और कठोर चट्टानों पर ये जल उछलते हुए आएगा। तो इससे निर्मित जो स्थलाकृति है, एक तरीके से कहेंगे इससे जो दिखाई देता है, जल की जो मूवमेंट दिखाई देती है, उसे उच्छलिकाएं या रैपिड्स कहते हैं। और यही रैपिड्स जो हैं वो आगे जा करके जब कोई प्रतिरोधी कठोर चट्टान है और उसके नीचे की कोमल चट्टान पूरी हट गई है तो यहां से ये झरने के रूप में नीचे जल गिरेगा और किसका निर्माण होगा, यहाँ पे वाटरफॉल्स का निर्माण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो हमको चीजें दिखाई देंगी जल मार्ग में। एक तो दिखाई देगा उच्छलिकाएं और क्या दिखाई देंगे, वाटरफॉल्स या झरने दिखाई देंगे। और ये जो वाटरफॉल्स हैं, जो उच्छलिकाएं हैं, ये धीरे धीरे जब ये युवावस्था समाप्त होती जाएगी, तरुण अवस्था समाप्त होती जाएगी तो ये कठोर चट्टानें धीरे धीरे कटती जाएंगी और ये बिल्कुल जो अवसादी चट्टानों के लेवल पे आ जाएंगी और यहाँ से ये जो झरना है वो समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि अब इनमें लगातार अपरदन होते होते कठोर चट्टान भी हट गई है। तो यहाँ की दूसरी विशेषता क्या आ गई, यहाँ की विशेषता आई कि यहाँ पर रैपिड्स एंड वाटरफॉल्स का निर्माण होगा युवावस्था में। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या होगा, देखिए जब नदी का वेग बहुत ज्यादा है, क्यों? क्योंकि ढाल बहुत अधिक है। वेग ज्यादा होने की वजह से उसकी परिवहन क्षमता है, अवसाद को अपने साथ लेके आने की जो क्षमता है वो भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इस वजह से नदी अपने साथ कुछ बड़े बड़े बोल्डर्स, बहुत बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े भी काट के बहा के लेके आ जाएगी और ये चट्टानी टुकड़े तली में भी घसीटते आएंगे, आपस में रगड़ भी करते आएंगे। तो इसकी वजह से जो चट्टानी टुकड़े जो हैं वो कुछ नुकीला रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, एंगुलर बोल्डर होते हैं, नुकीले एंगुलर बोल्डर के रूप में होते हैं। और इन एंगुलर बोल्डर्स को क्या बोला जाता है, इन एंगुलर बोल्डर्स को जो है बोला जाता है छेदक यंत्र। हिंदी में बोलते हैं इनको छेदक यंत्र या ग्राइंडिंग टूल्स। ग्राइंडिंग टूल्स क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि एक तो ये नुकीले होते हैं, दूसरा जब ये कठोर चट्टान से जल नीचे गिरेगा तो नीचे गिरने पर ये जो बोल्डर जो नदी बहा करके ला रही है वो नीचे गिरते ही यहां पर सर्कुलर मूवमेंट होगी, जल की गोल मूवमेंट होगी। और इस गोल मूवमेंट होने में ये जो ग्राइंडिंग टूल्स हैं वो क्या होगा, धरातल में जहां ये गिर रहे हैं वहां चारों ओर क्या करेंगे, अपरदन करेंगे। ठीक है, ये गोल घूमेंगे और चारों ओर अपरदन करेंगे और इस अपरदन से, इन ग्राइंडिंग टूल्स के द्वारा किए गए अपरदन के कारण यहां पर क्या निर्माण होगा, जल गर्तिकाओं का निर्माण होगा। क्या होगा, जल गर्तिकाओं का निर्माण होगा। और इनको क्या बोलते हैं, इन जल गर्तिकाओं को पैथॉल्स बोलते हैं। ठीक है, जल गर्तिकाओं का निर्माण होगा। और ये जल गर्तिकाओं निर्माण का होगा जब झरने नीचे गिरेंगे तो इनके साथ भारी भारी जो बोल्डर हैं, जो एंगुलर जो बोल्डर्स हैं, वो छेदक यंत्र की तरह काम करते हुए चारों तरफ घूम करके अपरदन करेंगे और इससे जल गर्तिकाओं का निर्माण होगा, पैथॉल्स का निर्माण होगा। और देखिए अब इसमें आगे क्या होगा। अब नदियां जो हैं वो क्या हो रही हैं, नदियां यहां पर छोटी छोटी नदियां अब बड़ी नदियों में परिवर्तित हो चुकी हैं और साथ में यहां पर बड़ी जो नदियां परिवर्तित हो गई हैं, इसके साथ साथ यहां पर सहायक जो नदियां हैं वो भी अच्छी तरह से विकसित हो चुकी हैं। ठीक है, तो यहां पर सहायक व मुख्य नदी क्या है, पूर्णतः विकसित हो चुकी हैं।
सहायक और मुख्य नदी जब पूर्णतः विकसित हो चुकी हैं तो इनकी वजह से यहाँ पर एक पूरा अपवाह प्रतिरूप जो है वो विकसित हो जाएगा। ठीक है, एक पूरा ड्रेनेज पैटर्न यानी अपवाह प्रतिरूप का विकास हो जाएगा। अपवाह प्रतिरूप क्या होता है? अपवाह प्रतिरूप का मतलब है कि ये मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां मिलकर के एक ऐसा पैटर्न बनाती हैं, एक ऐसा संरचना बनाती हैं कि जिसमें मुख्य नदी जो है उसके साथ साथ सहायक नदी मिलकर के कुछ आकृति का निर्माण कर लेती हैं। ठीक है, किसका? धरातल पर या इनके बहाव की एक आकृति का निर्माण कर लेती हैं, वो अपवाह प्रतिरूप होता है। और अपवाह प्रतिरूप का एक उदाहरण जो ज्यादातर हमें नदियों में देखने को मिलता है वो होता है पादपाकार अपवाह प्रतिरूप, पादपाकार। ठीक है, इसको बोला जाता है डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न कैसे होता है ये देखिए। डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न में ऐसे होता है कि एक मुख्य नदी है। ठीक है, और ये मुख्य नदी जो है ये मान लीजिए अनुवर्ती नदी है। ठीक है, यहां पर जो सबसे पहले जो नदियां बनेंगी वो अनुवर्ती नदी का ही निर्माण होता है युवावस्था में। और क्यों होता है? क्योंकि अनुवर्ती नदी जो है वो ढाल के साथ साथ बहती है और शुरुआत में ढाल का ही निर्माण होता है। तो जो पहली नदी का विकास होता है वो अनुवर्ती नदी होती है। और इस अनुवर्ती नदी की कुछ मान लीजिए सहायक नदियां होती हैं ऐसे, और इनकी भी कुछ उपसहायक नदियां होती हैं। इसे डेंड्राइटिक पैटर्न या पादपाकार प्रतिरूप कहते हैं, जिसमें ये मान लीजिए मुख्य तना है जो कि मुख्य नदी है, अनुवर्ती नदी है वो तना है, और इसकी शाखाएं चारों ओर बट रही हैं, उन शाखाओं की भी उपशाखाएं निकल रही हैं। इस तरह यहाँ पर पादपाकार अपवाह प्रतिरूप का भी विकास हो जाता है। ठीक है, ये होता है युवावस्था में। इससे आगे देखें तो दोस्तों यहाँ एक बहुत अच्छी भौगोलिक घटना भी होती है, एक जियोमॉर्फोलॉजिकल यहाँ पे घटना होती है कि यहाँ पर रिवर कैप्चर भी सबसे ज्यादा युवावस्था में ही देखने को मिलता है। रिवर कैप्चर का मतलब होता है सरिता अपहरण। तो यहाँ पर क्या होगा? सरिता अपहरण की घटना भी होगी। ये सबसे ज्यादा कॉमन कहाँ होता है? रिवर कैप्चर। रिवर कैप्चर यूथफुल स्टेज में होता है। कैसे होगा सरिता अपहरण? सरिता अपहरण से मतलब है कि जब कोई भी नदी अपने हेडवर्ड इरोजन करके, ठीक है, अपने शीर्ष की ओर अपरदन करते हुए दूसरी नदी में जाकर के मिल जाती है और उस नदी के जल को अपने अंदर शामिल कर लेती है, तो उसे सरिता अपहरण कहते हैं। कैसे होता है सरिता अपहरण? देखिए, जैसे ये कोई रिवर है, ये यहां से बह रही है। ठीक है, और एक नदी जो है वो यहां से ऐसे बह रही है। ठीक है, अब ये हेडवर्ड इरोजन करती जाएगी और हेडवर्ड इरोजन करते करते मान लीजिए इस नदी से मिल गई है। यहां जो जल विभाजक थे उनका इसने अपरदन कर दिया, हेडवर्ड इरोजन किया, अपने उद्गम की तरफ यहां से स्टार्ट हुई थी और इसने यहां गई। और ये जो नदी पहले से यहां प्रवाहित हो रही थी उससे ज्यादा ढाल इसका है, उससे ज्यादा जल की मात्रा इस नदी में है, जो कौन सी है? जो अपहरणकर्ता नदी है। ठीक है, कैप्चरिंग रिवर जो है, जो कैप्चरिंग रिवर है, ये कौन सी है? अपहरणकर्ता नदी। ये अपहरणकर्ता नदी धीरे धीरे हेडवर्ड इरोजन करते हुए ऊपर बढ़ेगी और ऊपर बढ़ के ये इस नदी के जल को अपने अंदर शामिल कर लेगी। अब दोस्तों ये जो है वो नदी ऐसे पूरा जल यहां से इस नदी का पूरा जल इसमें आ जाएगा और ये जो नदी की घाटी है ये सूख जाएगी। ठीक है, तो इसको तो बोलते हैं अपहरणकर्ता नदी, और जिस नदी का अपहरण किया गया है उसको बोला जाता है अपहृत नदी, यानी कैप्चर्ड रिवर। तो ये तो है कैप्चर्ड रिवर जिसका जल इसने अपने अंदर ले लिया, और ये है कैप्चरिंग रिवर जिसने अपहरण किया है। और ये सबसे ज्यादा सरिता अपहरण की जो घटना है वो कहां दिखाई देती है? युवावस्था में दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि यहीं पर नदी सबसे ज्यादा हेडवर्ड इरोजन करती है, शीर्षवर्ती अपरदन करती है, और यहीं पर जो है वो नदी का सबसे ज्यादा ढाल और वेग होता है। इस वजह से सरिता अपहरण की घटना युवावस्था में हमें देखने को मिलती है।
ठीक है। अब इस तरह से युवावस्था जो है उसमें अपर्दन ज्यादा होता है। ठीक है, अपर्दन बहुत ज्यादा होता है। मगर हम देखें इसमें तो ओवरऑल अगर हम अपर्दन की बात करें युवावस्था में, तो वो अपर्दन ज्यादा दिखाई देता नहीं है, होता सबसे ज्यादा है। यहीं पर नदी का वेग सबसे ज्यादा है, यहीं नदी सबसे ज्यादा लंबवत अपर्दन कर रही है, यहीं सबसे ज्यादा नदी जो है वो अपनी लेंथनिंग कर रही है। ठीक है, और यहीं पर नदी सबसे ज्यादा क्या रही है, घाटी गर्तन का काम कर रही है, वैली डीपनिंग का काम कर रही है। मगर यहां पर जो काम हो रहा है अपर्दन का, उसके साथ साथ क्या हो रहा है, उसके साथ साथ उत्थान भी हो रहा है। अभी उत्थान बंद नहीं हुआ है, तो उत्थान हो रहा है। तो जितना ज्यादा ये अपर्दन कर रही है वैसे ही उत्थान होता जा रहा है। इसलिए अगर देखने में अगर देखा जाए तो यहां पर सबसे कम जो है वो हमें अपर्दन वैसे नजर आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर उभार जो है वो ज्यादा हो रहा है। तो ओवरऑल अगर अपर्दन का वर्क देखें तो वो कम होता है। इस वजह से नदियां यहां पर ग्रेडेड नहीं हो पाती हैं। यहां पर नदियां अपने आधार तल को प्राप्त नहीं कर पाती हैं, यानी कि नो बेस लेवल रीच। नदियां अपने आधार तल को प्राप्त नहीं कर पाती हैं, प्रवणित नहीं हो पाती हैं। ग्रेडेड यानी प्रवणित यहां पर नहीं होती हैं। ठीक है, अभी भी नदी जो है उनमें ढाल थोड़ा रह जाता है और उनका जो पूरी तरह से आधार तल है उसको प्राप्त नहीं कर पाती हैं। और आधार तल क्या होता है? आधार तल नॉर्मली लिया जाता है कि वह तल जिससे नीचे अब और अपर्दन नहीं हो सकता वो आधार तल है। और किसको माना जाता है? नॉर्मली जो सागर जल तल है उसको आधार तल माना जाता है। तो ये युवावस्था में रहेगा। तो युवावस्था आते आते हमें ये सब चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रौढ़ अवस्था की, मैच्योर स्टेज की। ठीक है, कि मैच्योर स्टेज में हमें क्या देखने को मिलेगा, प्रौढ़ अवस्था में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। देखिए, प्रौढ़ अवस्था में आते आते अब नदी का ढाल जो है वो कम हो गया है। ठीक है, ढाल कम होने की वजह से यहां पर वेग भी कम हो जाएगा। और वेग कम होने की वजह से अब यहां पर लंबवत अपर्दन जो था, लंबवत अपर्दन बंद हो जाएगा, नगण्य रह जाएगा। ठीक है, लंबवत अपर्दन नगण्य रह जाएगा, कम होने लगेगा लंबवत अपर्दन। इसकी वजह से जब लंबवत अपर्दन नगण्य होगा तो इसकी वजह से घाटी गर्तन क्या हो जाएगा, वो भी नगण्य हो जाएगा। यानी अब नदी जो है वो अपनी घाटी को और ज्यादा गहरा नहीं कर रही है, लंबवत अपर्दन नहीं हो रहा है। तो अब यहां पर दोस्तों पार्श्ववर्ती अपर्दन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। पार्श्ववर्ती अपर्दन स्टार्ट हो जाएगा। पार्श्ववर्ती अपर्दन यानी लिटरल इरोजन स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब नदी में देखिए, नदी का जल तो उतना ही ज्यादा है और नदी के जल को अब नीचे ज्यादा गहरी घाटी में जाने के लिए तो जगह मिल नहीं रही है। तो वो क्या करेगी, अपनी दीवारों की तरफ जोर लगाएगी। नदी का जल दीवारों पे दाब लगाएगा और दीवारों को काटना स्टार्ट होगा। तो इसकी वजह से पार्श्ववर्ती अपर्दन होगा और पार्श्ववर्ती अपर्दन की वजह से घाटियों की चौड़ाई बढ़ेगी। घाटियों की अब चौड़ाई बढ़ेगी। ठीक है, और जो नदी पहले वी आकार की घाटी का निर्माण कर रही थी, पहले जो ऐसी घाटी बन रही थी, अब इसकी चौड़ाई बढ़ेगी तो ये अब ऐसे निर्मित हो जाएगी, चौड़ी घाटियों का निर्माण हो जाएगा। यानी इनका जो उत्तल जो ढाल था, वी आकार की घाटी में जो उत्तल ढाल था, ये समरूप ढाल हो जाएगा। समरूप यानी यूनिफॉर्म ढाल हो जाएगा। ठीक है, जो उत्तल ढाल था वो अब समरूप या यूनिफॉर्म ढाल में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अब घाटियों की चौड़ाई बढ़ गई है। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि यहां पर ढाल में कमी आ गई है, जब ढाल में कमी आ गई है तो युवावस्था में सिर्फ ये अपर्दन कर रही थी क्योंकि ढाल बहुत तेज था और वो बहुत ज्यादा अवसाद और परिवहन लेकर करके आ रही थी। मगर यहां आकर के क्या करेगी, क्योंकि ढाल में कमी आ गई है इसलिए अपर्दन के साथ साथ निक्षेपण भी होगा। अपर्दन व निक्षेपण दोनों क्रियाएं होंगी।
ठीक है। अब यहाँ अपरदन और निक्षेपण दोनों साथ साथ चलते रहेंगे, ठीक है। तो निक्षेपण में क्या होगा, यहाँ पे जब नदी युवावस्था में बहुत ज्यादा अवसाद को कैरी करके ला रही थी, क्योंकि उसका वेग बहुत ज्यादा था, अब वो इतना अवसाद भार को झेल नहीं पाएगी, वो उसको सहन नहीं कर पाएगी कि वो इतना अवसाद परिवहन कर ले, क्योंकि अब ढाल में कमी आ गई है, वेग में कमी आ गई है। तो इस वजह से हमें पर्वत पदीय क्षेत्रों में, जो पर्वतों के जो बिल्कुल पीडमोंट एरिया है, वहां पर पर्वत पेदीय क्षेत्रों में हमको जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु दिखाई देंगे। पूरा अवसाद जो है वो जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु के रूप में हमें दिखाई देगा, ठीक है। जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु के रूप में वो अवसाद को लाके इकट्ठा कर देंगे। कैसे होता है जलोढ़ पंख? मान लीजिए ये पर्वतों के पर्वत पदीय क्षेत्र है, तो ये यहां पर ला करके और ऐसे अवसाद को फैला देगी, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एलुवियल फैन। और अगर ये इस तरह से अगर अवसाद को फैलाती है, ठीक है, तो इसको बोला जाता है जलोढ़ शंकु। और ये एलुवियल फैन और एलुवियल कोन जो है, ये जो आपस में मिल जाते हैं, या बहुत सारे जलोढ़ पंख आपस में मिल गए हैं, जलोढ़ पंख आपस में मिल करके और क्या निर्माण कर लेती हैं? ये निर्माण कर लेते हैं पर्वत पदीय जलोढ़ मैदान का निर्माण कर लेते हैं, एलुवियल प्लेन का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। तो एलुवियल फैन मिलके एलुवियल प्लेन का निर्माण कर लेते हैं। तो एलुवियल प्लेन हमें क्या दिखाई देते हैं? प्रौढ़ावस्था या मैच्योर स्टेज में, ठीक है। अब देखिए, अब जल विभाजकों के साथ क्या होता है वो भी बात करते हैं। पहले युवावस्था में जल विभाजक चौड़े चौड़े थे, अब जल विभाजक सकरे होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि पार्श्ववर्ती इरोजन हो रहा है, पार्श्ववर्ती अपरदन हो रहा है, और नदियां जो हैं वो अपनी जो घाटी है उसकी चौड़ाई को लगातार बढ़ा रही हैं। तो इनके दोनों ओर जो क्या होंगे, जो जल विभाजक होंगे वो सकरे होने लगेंगे, और सकरे होते होते वो नुकीले रूप में बस खड़े रह जाएंगे, ठीक है। तो जल विभाजक किस रूप में होंगे? कटक के रूप में होंगे, नुकीले होंगे, ठीक है। अब जल विभाजक नुकीले हो जाएंगे, कटक के रूप में हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, नदी जो है वो जब प्रौढ़ावस्था में आगे बढ़ेगी और ज्यादा आगे बढ़ेगी, तो यहां पर आते आते ये क्या करेगी? मैदानी भागों में जब प्रवेश करेगी तो यहां पर ढाल में तो बिल्कुल कमी आ गई है, और ढाल में कमी आ जाने की वजह से नदियां जो हैं वो विसर्प बनाते हुए मैदानों में चलेंगी, और इन्हें क्या बोलते हैं? मियांडर, ठीक है। नदियां विसर्प बनाते हुए मैदानों में चलेंगी। विसर्प मतलब कैसे विसर्प बनाएंगी ये नदियां? ये नदियां कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे विसर्प बनाते हुए नदी जो है वो मैदानों में चलेगी, और इस विसर्प के कारण नदी के द्वारा लाया गया जो अवसाद है वो इनके किनारों पर जमा होता रहेगा, ठीक है, किनारों पर जमा होता रहेगा, और इससे प्राकृतिक तटबंधों का निर्माण होगा। क्या होगा? प्राकृतिक तटबंध या नेचुरल लेवी का निर्माण होगा, ठीक है। प्राकृतिक तटबंध कहां बनेंगे? इन विसर्पों के किनारों पर। कैसे होंगे? अवसाद लाके यहां छोड़ती जाएगी और प्राकृतिक तटबंध बनते रहेंगे। साथ ही साथ जब ये नदियों में बहुत ज्यादा जल आएगा तो यहां पर चारों ओर क्या मिलेंगे? बाढ़कृत मैदान भी बनने लगेंगे, ठीक है। मगर बाढ़कृत मैदानों से ज्यादा यहां पर प्राकृतिक तटबंध की घटनाएं ज्यादा मिलेंगी। दूसरा, जब ये नदी अपने साथ यहां पे कंटिन्यू अपरदन करती रहेगी, मान लो ये यहां आ गई, इधर इरोजन कर रही है, तो ये नदी धीरे धीरे कुछ ऐसे हो जाएगी, और ये भाग जो बचा हुआ रह जाएगा ये क्या बनेगा? गोखुर झील का निर्माण करेगा, ठीक है। ऑक्सबाउ लेक जो है यहाँ पे गोखुर झील मिलेंगी, प्राकृतिक तटबंध मिलेंगे, बाढ़कृत मैदानों का निर्माण होगा, ठीक है। ये कहाँ होगा? मैच्योर स्टेज में होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है नदियां वो ढाल रूप में, विसर्प के रूप में आ रही हैं, ढाल में बहुत कमी की वजह से। इस वजह से यहाँ पर प्राकृतिक तटबंध, गोखुर झील और बाढ़कृत मैदानों का निर्माण भी
मैच्योर स्टेज में ही मिलता है। ठीक है, तो यहाँ स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी मिली? यहाँ पे हमको मिला एलुवियल फैन, एलुवियल कोन और इनसे निर्मित एलुवियल प्लेन। साथ में मिला हमको विसर्प, मियांडर। विसर्प के साथ हमें मिला गोखूर झील, प्राकृतिक तटबंध, बाढ़ग्रस्त मैदानों का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो जाता है इसमें हमारा ये हो जाता है प्रौढ़ावस्था। अब देखिए इस प्रौढ़ावस्था में एक चीज और आप देख लीजिए, यहाँ पर एक टर्म और आपको समझनी होगी कि क्या होता है यहाँ पे प्रौढ़ावस्था में। देखिए अब नदी जो है वो क्या कर रही है, नदी जो है वो अब लंबवत अपर्दन तो उसने बंद कर दिया है, और प्रौढ़ावस्था में आते आते नदी जो है वो अपनी पूरी जो तली है, आधार तल जो है उसको प्राप्त कर गई है। तो ऐसी नदी को क्या बोला जाता है? ग्रेडेड रिवर। ठीक है, ग्रेडेड रिवर कहते हैं, प्रवणित नदी। ठीक है, प्रवणित नदी कौन सी होती है? प्रवणित नदी वो नदी होती है जो अपने आधार तल को प्राप्त कर जाती है, अब उसमें और ज्यादा नीचे लंबवत अपर्दन नहीं होता है, और नदी का उद्गम से लेकर के और जो उसके मुहाने तक का जो चैनल मॉर्फोलॉजी में हम जो इसकी पूरी जो प्रोफाइल देखते हैं, जो इसकी परिच्छेदिका देखते हैं, वो क्या कहलाती है? अनुदैर्ध्य परिच्छेदिका। क्या कहलाती है? अनुदैर्ध्य परिच्छेदिका। तो यहां पर जो अनुदैर्ध्य परिच्छेदिका है, जो प्रौढ़ावस्था की अनुदैर्ध्य परिच्छेदिका है, जो हमारी लॉन्गिट्यूडिनल प्रोफाइल है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल जो प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल में क्या होगा कि इस प्रोफाइल में जितना ज्यादा अपर्दन हो रहा है उतना ही निक्षेपण भी होता रहा है, क्योंकि प्राकृतिक तटबंध भी बन रहे हैं। तो यहां पर अपर्दन और जो निक्षेपण है, इन दोनों में क्या होगा? एक बैलेंस बनेगा, एक संतुलन की अवस्था आ जाएगी, क्योंकि अपर्दन और निक्षेपण अब लगभग बराबर होंगे। इस वजह से इस लॉन्गिट्यूडिनल प्रोफाइल को, जो कि मैच्योर स्टेज में बन रही है, याद रखना कि मैच्योर स्टेज में जो लॉन्गिट्यूडिनल प्रोफाइल है, इसको बोला जाता है साम्यावस्था की परिच्छेदिका। साम्यावस्था की परिच्छेदिका। अब साम्यावस्था यानी प्रोफाइल ऑफ इक्विलिब्रियम कहा जाता है। प्रोफाइल ऑफ इक्विलिब्रियम कहा जाता है। यहां पर प्रौढ़ावस्था में अनुदैर्ध्य परिच्छेदिका को साम्यावस्था की परिच्छेदिका इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां अपर्दन और निक्षेपण में साम्य यानी बैलेंस की स्थापना हो जाती है, एक इक्विलिब्रियम बन जाता है, इसलिए इसको साम्यावस्था की परिच्छेदिका कहते हैं। और यहां पर नदी जो है वो प्रवणित नदी होती है, ग्रेडेड रिवर होती है, क्योंकि अब इसकी जो अनुदैर्ध्य परिच्छेदिका है वो प्रवणित हो चुकी है, ग्रेडेड हो चुकी है। ठीक है, ग्रेडेड हो चुकी है। तो ये प्रौढ़ावस्था में एक और टर्म थी जो हमें देखना था। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं जीर्णावस्था की, यानी ओल्ड स्टेज की हम बात करते हैं कि ओल्ड में क्या होगा। अब ओल्ड में देखिए क्या होगा, यहां आते आते जो लंबवत अपर्दन था वो तो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा? क्योंकि नदी जो है उसका अब ढाल रहा ही नहीं है। नदी जो है वो पूरी तरह मैदानों में आ गई है, और उसमें ढाल नहीं है, तो ढाल नहीं है तो वेग नहीं है, वेग नहीं है तो अब लंबवत अपर्दन तो बंद हो जाएगा। ठीक है, लंबवत अपर्दन बंद हो जाएगा, और पार्श्ववर्ती अपर्दन जो है वो भी अब चारों ओर जो है सिर्फ क्या दिखाई देगा? पार्श्ववर्ती अपर्दन दिखाई देगा। अब वो भी और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आते आते पार्श्ववर्ती अपर्दन जो है वो तेज हो जाएगा। लंबवत अपर्दन तो बंद हो गया, पार्श्ववर्ती अपर्दन तेज हो जाएगा। इसकी वजह से जो नदी है इसकी घाटी जो है वो, घाटी की चौड़ाई बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, घाटी की जो चौड़ाई है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, और इतनी ज्यादा हो जाएगी कि जो नदी पहले विसर्प बनाते हुए जो आ रही थी, इस विसर्प की जो चौड़ाई थी, ये मान लीजिए विसर्प की चौड़ाई थी, इससे भी चौड़ी अब इसकी खुद की ही घाटी हो जाएगी। नदी की घाटी जो है वो विसर्प की चौड़ाई से भी ज्यादा हो जाएगी, इतनी ज्यादा चौड़ी नदी घाटियां हो जाएंगी। और जब नदी घाटी चौड़ी हो जाएगी तो क्या होगा? जो जल विभाजक हैं वो क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे, पूर्णतः अपर्दित हो जाएंगे। ये जल विभाजक पूर्णतः
अपर्दित हो जाएंगे। ठीक है, और जो सहायक नदियां हैं यहां पर वो भी बहुत कम हो जाएंगी। सहायक नदियां बहुत कम हो जाएंगी, अब कुछ ही सहायक नदियां बचेंगी, सहायक नदियां भी यहां पर कम हो जाएंगी। ठीक है, और जल विभाजक पूर्णतः अपर्दित होकर के बस मैदानी रूप में रह जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि पार्श्ववर्ती अपर्दन हो रहा है, घाटी की चौड़ाई हो रही है और ढाल है नहीं, तो क्या होगा, यहाँ पर अब निक्षेपण कार्य बहुत ज्यादा होगा। क्या होगा, निक्षेपण कार्य अधिक होगा। ठीक है, और यहां पर भी दोस्तों निक्षेपण कार्य की वजह से यहां भी हमें बाढ़कृत मैदान दिखाई देंगे। क्यों, क्योंकि जब नदी अपने साथ अवसाद लेके आ रही थी, उसका अब ढाल समाप्त होने की वजह से वेग रहा नहीं और वो इतने अवसाद को अब परिवहन कर नहीं पाती, और साथ में नदी जो है उसके क्या हो गई है, अब घाटी की गहराई भी कम हो गई है। तो जब बाढ़ आएगी तो ये पूरा अवसाद जो है वो चारों ओर फैल जाएगा, इससे बाढ़कृत मैदानों का निर्माण होगा। ठीक है, और कहीं कहीं हमें यहाँ पर जो बाढ़कृत मैदान है वो इतना ज़्यादा विशाल दिखाई देते हैं कि जो पुराने बाढ़ के मैदान हैं वहाँ पर आज भी लोग रहने के लिए, आवास के लिए क्या होता है, उत्तम जगह होती है। ठीक है, तो यह बाढ़कृत मैदान का निर्माण यहाँ पे हमें जीर्णावस्था में दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पर बाढ़कृत मैदान के बाद क्या बनेगा, जब नदी अपने मुहाने की तरफ पहुंचने लगेगी। ठीक है, अपने मुहाने की तरफ जहां उसका सागर में मिलेगी, उससे पहले ये क्या करेगी, डेल्टा का निर्माण करेगी। क्या करेगी, डेल्टा का निर्माण, क्योंकि अब जितना भी अवसाद ला रही है वो लास्ट में डेल्टा पे जाके डाल देगी। और इस डेल्टा निर्माण के साथ साथ दोस्तों यहां पर नदी कई सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में, वितरिकाओं में बदल जाएगी। ठीक है, कई सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज होंगी। कैसे होंगी कि जैसे ये नदी आ रही है, ये नदी अब धीरे धीरे ऐसे करके कई सारी वितरिकाओं में बदलने लगेगी। ठीक है, ऐसे बदलने लगेगी। ठीक है, और इसको अब यहां पर ब्रेडेड रिवर भी कहा जाता है। ब्रेडेड रिवर भी कहा जाता है। ब्रेडेड रिवर का मतलब होता है गुम्फित नदी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अवसाद बहुत ज़्यादा हो गया है, वितरिकाओं में बदल गई है, तो नदी का जल जो है वो ज़्यादातर बहुत कम दिखाई देता है यहाँ पर, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, यहाँ पे गुम्फित नदी का भी निर्माण हो सकता है, ब्रेडेड रिवर भी यहाँ पर बन सकते हैं, और डेल्टा का निर्माण होगा और वितरिकाएं बहुत ज़्यादा वितरिकाओं में ये बट जाएगी। अब देखिए, जो हमारा उभार था वो यहाँ आते आते पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। ठीक है, पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, रद्दावस्था में आके नदी पूरी तरह उभार जो है उठे हुए भागों का अपर्दन हो चुका होगा, और यहाँ पे समतल प्राय मैदान का निर्माण होगा। क्या बनेगा, समतल प्राय मैदान या पेनी प्लेन का निर्माण होगा। ठीक है, समतल प्राय मैदान या पेनी प्लेन, और ये शब्द किसने दिया था, डेविस ने दिया था ये पेनी प्लेन, तो पेनी प्लेन का निर्माण होगा। और कुछ जो भूभाग जो उठे हुए रह जाएंगे, ठीक है, कठोर चट्टाने हो, कुछ भूभाग उठे रह जाएंगे, उन पहाड़ियों को क्या कहेंगे, उन्हें कहा जाएगा मोनाडोनॉक पहाड़ियां। क्या होंगी, मोनाडोनॉक पहाड़ियों के रूप में कुछ भूभाग उठे हुए रह जाएंगे। जैसे ये पूरा समतल प्राय मैदान है, ठीक है, इसमें कहीं पर ये उत्तलोत्तल ढाल वाली जो पहाड़ियां उठी रह जाएंगी, जिनका ऊपरी भाग तो होता है कॉन्वेक्स और निचला भाग जो होता है वो कॉनकेव होता है। ठीक है, जिसको पैंक ने कॉन्वेक्स को क्या कहा था, बासचुनजेन कहा था, और जो कॉनकेव पार्ट था इसको होल्डन हैंग कहा था। वैसे ही ये रह जाएंगी। हालांकि पैंक ने किसको, ये जो मोनाडोनॉक पहाड़ी थी इनको क्या बोला था, इंसेलबर्ग नाम दिया था। ठीक है, तो यहां पर हम सामान्य अपर्दन चक्र में मान रहे हैं कि जो मैदानी भाग है, जो समतल प्राय मैदान है वो पेनीप्लेन है, और जो उठे हुए भाग कहीं रह जाते हैं उनको मोनाडोनॉक पहाड़ी कहा जाता है। और यहाँ आते आते नदी जो है वो डेल्टा बना करके समाप्त हो जाती है, और यहाँ नदी अपने आधार तल को पूर्णतः प्राप्त कर चुकी होती है, और ग्रेडेड रिवर होती है,
और क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वितरिकाएं होती हैं तो ये गुम्फित नदी के रूप में भी हो सकती है, ब्रेडेड रिवर के रूप में भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है सामान्य अपरदन चक्र और ये किससे निर्मित है? नदीकृत सामान्य अपरदन चक्र है। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों इसलिए था क्योंकि जब हम नदीकृत स्थलाकृतियां पढ़ेंगे तो हम वहां स्थलाकृतियों को भी युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था की तरह ही देखेंगे। तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि क्यों ऐसी स्थलाकृति बन रही है और ये स्थलाकृतियां कहां पर बनेंगी। ठीक है, अब जैसे हम बात करें डेल्टा की, तो डेल्टा का निर्माण युवावस्था में तो हो नहीं सकता ना। क्यों? क्योंकि वहाँ तो ढाल बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे निक्षेपण कार्य होगा ही नहीं। तो जब मैं आपको नदीकृत स्थलाकृतियाँ पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको ये अपरदन चक्र जो है वो हेल्पफुल होगा, आपको समझने में आसान होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा सामान्य अपरदन चक्र। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।